नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इस वक्त शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनाव के बाद। कल नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ चुके हैं और अब इस वक्त एक जो बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में सीएम आतिशी इस्तीफा देंगी और एलजी से मुलाकात करके वो अपना इस्तीफा उनको सौंपेंगी। सीएम आतिशी जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, लेकिन अब जबकि कल परिणाम निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और अब सीएम आतिशी को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस प्रक्रिया के अंदर जाकर एलजी के पास जो इस्तीफे को सौंपना पड़ेगा और उसके बाद जो इस वक्त बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है वो अपने सरकार बनाने का दावा भी एलजी के सामने पेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कल भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होने के बाद आज यहाँ पर सीएम आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी से थी और यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर थी, आज इस्तीफा देंगी क्योंकि नई सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बन चुकी है। और आपको बता दें कि आज सीएम पद से वो इस्तीफा देने वाली है। राजभवन में उपराज्यपाल से वो मुलाकात करेंगी जहां पर उन्हें अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि कल के नतीजों में 48 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने कल दिल्ली में अपने नाम की और आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें जो है सामने आई। लेकिन कांग्रेस अभी भी शून्य पर रही और यहाँ पर आज बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई मुख्यमंत्री का नाम जो है किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन एलजी के सामने सीएम आतिशी जो है आज अपना पत्र जो है वो सौंपेगी, इस्तीफा जो है वो देंगी। और इसी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी 11 बजे कहा जा रहा है कि राजभवन पहुंचेगी, लेकिन क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन आज इस्तीफा जो है सीएम आतिशी देने वाली है और यहाँ पर चुनावी नतीजों के बाद साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और जल्द ही अपने सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। अटकलें अलग अलग नामों की लगाई जा रही है, लेकिन कुछ देर में एलजी को इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री पद पर जो आतिशी थी यानी कि आम आदमी पार्टी की, वो सौंपने वाली है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल बीजेपी भी इस विचार विमर्श में लगी हुई है, मंथन में लगी हुई है। जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ बातचीत होगी, वो तय करेंगे कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें कई चेहरे हैं, मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय लेना, क्योंकि कई सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली के अंदर सत्ता जो है वो हासिल की है और इसमें देखना होगा कि उनके सामने चुनौती को कैसे ये पार पाएंगे और कौन सा वो बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि जब पिछले बार चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी ने अलग अलग चेहरे को उठाकर ऐसा दांव खेला था जिससे एक पॉजिटिव मैसेज भी निकल कर आया था। अब जरा आगे बढ़ेंगे। कल क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जिससे पूरे देश में इस वक्त बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है और हर राज्य में, हर जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यालय पर खुशी मना रहे हैं और विधायकों की बैठक भी आज बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी। सभी 48 के 48 विधायकों को वहां पर बुलाया जाएगा और इन विधायकों से मुलाकात होगी और आगे की रणनीति भी तय होने वाली है। तो बिल्कुल आज बैठक जो है वो बुलाई गई है क्योंकि नई सरकार का गठन वो भी 28 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में हुआ है। एक बार फिर से लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह जो है दिल्ली में बनाई है, लोगों में बनाई है और ये विश्वास जताया है कि उनके लिए वो विकास की कड़ी को लेकर आएंगे। इसी में दिल्ली में आज प्रचंड जीत की गदगद से बीजेपी जो है वो नेता दिख रहे हैं। खुशी और जश्न का माहौल भी हर तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आज बीजेपी दफ्तर में बैठक जो है होने वाली है। आगे की रणनीति भाजपा दिल्ली को किस तरीके से लेकर चलेगी, रोडमैप क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, जनता से जो वादे किए हैं उस पर खरा कैसे उतरना है, इन सभी को लेकर चर्चाएं होगी और हो सकता है कि सीएम के चेहरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो। बिल्कुल, कई नाम आगे निकल कर आ रहे हैं। सबसे ऊपर प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से हराया है और सबसे ऊपर उनका नाम है। हालांकि बीजेपी जब भी अपने चेहरे को या भी कोई भी नियुक्ति होती है, किसी भी पद को लेकर नियुक्ति होती है तो उस पर विचार विमर्श होता है, हर तरीके का समीकरण देखा जाता है और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है।
अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हम जरा डिस्कस करेंगे कि आखिर दिल्ली चुनाव के बाद अब किस तरह की राजनीतिक तस्वीर दिल्ली के अंदर बदलेगी और दिल्ली के साथ साथ इसका असर बाकी राज्यों पे आने वाले समय में कितना पड़ेगा। मोदी ब्रांड की ये कितनी बड़ी जीत है और अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल जिसे दिल्ली से बाहर भी प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, उसमें क्या ये जीत है या फिर उसकी हार है, ये भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। सभी को प्रणाम। देखिए, केजरीवाल जी का ऐसा है कि केजरीवाल जी को कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। वो यहाँ तक कह बैठे थे मोदी जी को कि मोदी जी, दिल्ली जीतने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जी। इस बार हमें उनकी ही बात नहीं करनी पड़ेगी, बीजेपी की भी थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी तरफ से जिस तरह की मेहनत करी, जिस तरीके से प्रदर्शन दिल्ली के नेताओं ने किया। पिछले जितने चुनाव, पिछले 27 साल के लगभग बीजेपी दिल्ली सत्ता से बाहर रही और उसका सबसे जो मेन कारण था, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था दिल्ली में बीजेपी की हार का, जो आपसी इनकी रस्साकशी थी। दिल्ली में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे उनमें आपस में बहुत रस्साकशी थी। आज ये चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने ये साबित किया कि बीजेपी के लोग धरातल पर उतर के कैसे कैडर दिए से पार्टी वर्क करती है। प्रवेश वर्मा ने, अभिषेक जी, आपने शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कही कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा। क्या राजनीतिक परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल को वाकई में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यानी दोबारा से पार्टी की नींव को तैयार करना होगा? देखिए, केजरीवाल जी के लिए ये पर्सनली बहुत बड़ा आघात है, केवल राजनीतिक तौर से नहीं। आप ऐसे समझिए कि उनकी पार्टी में वो सबसे बड़े नेता वही थे, सुप्रीमो वही थे, और सुप्रीमो जब अपनी विधानसभा की सीट न बचा पाए तो आप ये समझिए कितना बड़ा झटका लगता है। और उनके बाद अब मनीष सिसोदिया थे, वो भी हार गए। दिल्ली से जो उनकी मेन लीडरशिप थी वो लगभग पूरी वाइप आउट हो गई। जो 22 विधायक जीते दिए वो हैं जो बाकी उनका कोई खास महत्व नहीं है दिल्ली की राजनीति में। तो केजरीवाल जी के लिए बहुत ही संकट का समय है, क्योंकि इस समय भगवंत मान मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो हर एक चीज में ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो चैलेंज जो है भारतीय जनता पार्टी को करते हुए नजर आ रहे थे इलेक्शन से पहले। उसके बाद यहाँ पर जब कल मतगणना हुई तो यहाँ पर साफ तौर पर अन्ना हजारे की तरफ से भी उनकी कुछ ऐसी चीजों को लेकर बयान दिया गया, चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर बात हो। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद की हार की जिम्मेदारी खुद ली है। देखिए, केजरीवाल जी के हारने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनकी ईगो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो किसी के साथ भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के साथ उनके संबंध इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि वो फर्स्ट फैमिली जो कांग्रेस पार्टी की कही जाती है उनके खिलाफ बोलने लगे थे। बोलते वो पहले भी थे, परंतु समझौते के बाद ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, हरियाणा में जिसमें वो विफल रहे, हिमाचल में जिसमें वो विफल रहे, पंजाब में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही रिप्लेस किया है एक तरीके से देखा जाए तो। उन्हें ये लग रहा था कि कांग्रेस की जगह शायद मैं ले लूंगा और अगले प्रधानमंत्री के दावेदार शायद मैं हो जाऊंगा इंडिया अलायंस में। इस वजह से वो इस तरह की चुनौती कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे और उन्हें उनका जो अभिमान था बेसिकली, जो उनको ये लग रहा था कि इंडिया अलायंस का भी लीडर मैं ही बन सकता हूँ, वो अभिमान के कारण उनको ये नुकसान उठाना। लेकिन अभिषेक जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की हार है। तो क्या आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? क्या वाकई में बीजेपी ने दिल्ली के दिलों को जीता है या फिर ये एंटी इनकम्बेंसी थी जिस वजह से दिल्ली की जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस एक बड़े ऑप्शन के तौर पर नहीं थी? यही वजह है कि सारा जो परिणाम है वो एक तरफा गया है बीजेपी की झोली में। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर में चुनाव के ऐसा लग रहा था कि चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं। राहुल गांधी जी तो बाद तक भी ऐसा लगता रहा कि इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा था कि आपस में इनकी कुछ बातचीत हो रही है। कांग्रेस ये चाहती थी कि कुछ समझौता आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और राहुल गांधी के बीच में हो जाए, चुनाव से पहले इनमें कुछ सीटों की बातचीत हो जाए, परंतु वो हो नहीं सका क्योंकि दोनों की ही ईगो बहुत ज्यादा है। इस चुनाव का एक केजरीवाल जी के हारने का कारण तो ये भी रहा कि उन्होंने अपने जो साथी थे एक तरीके से राहुल गांधी,
उनके खिलाफ इतने बड़ा हमला बोला। अभिषेक जी, यहाँ पर एक बात और है ध्यान देने वाली। अगर हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो इलेक्शन से पहले एक दूसरे पर बयान दे रहे थे कि गठबंधन करना जो हमने पहले किया था वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फिर बातें ये निकल कर आई कि बैकडोर से जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। लेकिन जब इलेक्शन हुए, नतीजे आने लगे, तो कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के साथ जो है जमकर लड़ने लगी। क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर फायदा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों की लड़ाई का साफ तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की जो AIM पार्टी है उससे भी चुनाव मैदान में उतरने का काफी फायदा हुआ है। ठीक ठाक वोट ये भी ले गए हैं और कांग्रेस पार्टी भले ही कोई सीट ना जीत पाई हो, परंतु वोटिंग प्रतिशत वो लगभग 2% अपना बढ़ा पाई। और वो वोटिंग परसेंट था जो कि पहले केजरीवाल जी के पास था, उनके किले में था। तो सीधे सीधे कुछ ना कुछ तो फायदा कांग्रेस पार्टी और ओवैसी जी ने बीजेपी की जीत में कुछ ना कुछ तो योगदान दिया है। लेकिन अभिषेक जी, जो खुशी कल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मनाई है, अपनी हार का गम उन्हें नहीं दिखा, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो हार की खुशी थी वो उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। प्रवक्ता ये तक कह रही थी कि आज शीला दीक्षित की आत्मा को शांति मिली है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल हारे हैं। लेकिन 10 साल का ये लंबा अंतराल कांग्रेस को लगा सोचने में, समझने में कि वही आम आदमी पार्टी है जो इस पहिए में लगातार हवा निकालने का काम कर रही है। यानी एक कांटे के तौर पर, एक कील के तौर पर आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस की हवा निकाली है। जब 2013 में राजनीतिक समीकरण देश के अंदर बने, मोदी की हवा बनी और उस समय कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर गई और जनता के सामने तीसरे ऑप्शन के तौर पर अरविंद केजरीवाल निकल कर आए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो नहीं समझ पाई, सपोर्ट करते गए और आज हालत क्या है कांग्रेस की वो सबके सामने है। देखिए, केजरीवाल जी जब शुरू में दिल्ली के इलेक्शन लड़ा करते थे तो खुल के नहीं, कई बार खुल के भी ये नारा चला करते थे कि दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी। इस तरह के ये नारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अनुभव दिया करते थे और दिल्ली की जनता को ये कहते थे कि कोई बात नहीं, देश में आप मोदी जी को चुनिए, परंतु प्रदेश को अगर आपको सुधारना है तो एक ईमानदार आदमी एक ही है, एक ही सबसे कट्टर ईमानदार आदमी एक श्री केजरीवाल जी। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी से अंधी दुश्मनी में ये भूल गई कि वो अपनी ही जमीन घटा रही है। धीरे धीरे केजरीवाल जी ने जो शीला दीक्षित जी का वोट बैंक हुआ करता था, जिन इलाकों से वो सबसे ज्यादा वोट्स लेके आया करती थी, धीरे धीरे उस सबको ही उन्होंने अपने वापस छीन लिया उनसे। अभिषेक जी, कट्टर ईमानदारी की छवि को बार बार प्रकट करना और लिकर पॉलिसी को सीधे स्क्रैप कर देना दिल्ली के अंदर से, इन दोनों पहलुओं को आप कैसे जोड़ते हैं? अगर वो वहां पर एक स्टैंड ले लिया जाता तो शायद तस्वीर कुछ अलग तरह की होती, लेकिन उन्होंने स्क्रैप कर दिया। ये एक मैसेज चले गया लोगों में कि भाई वाकई में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो क्या आपको लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता पर छोड़ दिया था? देखिए, एक्सपेक्ट क्या किया जाए राजनेताओं से तो मुश्किल है कहना, परंतु मेरे को लगता है कि ये दोबारा अपनी वो धरना प्रदर्शन वाली राजनीति की तरफ लौटेंगे जी। और दिल्ली में धरने प्रदर्शन का एक दौर दोबारा शुरू होगा, शायद हम ये दोबारा देखेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। वो एक्सेप्ट नहीं करना। अभिषेक जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अब जिस चीज को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, इलेक्शन को लेकर रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब सबसे अहम बात है भारतीय जनता पार्टी किसको सामने रखेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर आज बैठक भी होने वाली है। क्या लगता है जो कमबैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक तो उसे स्टेबल बनाने के लिए फिलहाल चलो डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, स्टेबिलिटी फिर भी जरूरी है क्योंकि जनता से जो वादे किए हैं उन पर विश्वास दिलाना भी जरूरी है, और चेहरा कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी आपके अकॉर्डिंग रख सकती है जो दिल्ली में अच्छे से काम करे? देखिए, बीजेपी के साथ समस्या यह है, जिसका भी नाम आप प्रेडिक्ट कर देंगे, जिसका भी नाम आप और हम ले देंगे, गारंटेड आप समझिए वो कोई पद लेगा नहीं। परवेश वर्मा जी ने काफी मेहनत करी, मैंने भी उनकी तारीफ करी, पर यह बात 100% है कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के इतिहास में अभिषेक जी ज्यादातर ये नाम से ही एक तरीके से आगे रखा जाए। बीजेपी के इतिहास में ज्यादातर ये देखा गया है, जो नाम उछलता है वो नाम बाद में गुम हो जाता है और नया नाम निकल कर आता है।
खैर, ये तो समीकरण की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है वो तमाम चीजें उन तमाम वर्गों को देखा जाता है, किसकी मजबूती है, किसकी मेजॉरिटी है, और वो चीजें देखकर उन चीजों के आधार पर ही बीजेपी अपना फैसला लेती है और एक नया चेहरा भी निकलकर सामने आता है, जिससे पूरे देश में ये मैसेज जाता है, ये संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। दिल्ली चुनाव परिणाम में कांग्रेस 0 पर, यानी कांग्रेस एक बार फिर से 0 पर जो है वो टिकी हुई है। कांग्रेस की 67 सीटों पर जमानत जब्त, ये बहुत बड़ी खबर है रूपाली। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है और मात्र 3 सीटों पर जमानत बचा पाई है। बादली में, कस्तूरबा नगर में और नांगलोई में ये जमानत जो है ये बची है। बाकी जो 67 सीटें हैं वहां पर जमानत ही जब्त हो चुकी है कांग्रेस की। रूपाली, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस की 67 सीटों पर ये जमानत जब्त होने की बात सामने आ रही है, जहां पर अपनी शून्य की जो परंपरा है या कह सकते हैं कंसिस्टेंसी है, वो कांग्रेस ने इस चुनावों में भी रखी है। जहां पिछले चुनावों में भी शून्य पे थी, हालांकि जब शुरू में नतीजे सामने आने लगे, शुरुआती रुझान सामने आने लगे, तो बादली से एक सीट जो है उनके नाम आ रही थी, लेकिन आते आते फिर वो शून्य हो गई। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने कहा कि हमें कोई गम नहीं है, और जाहिर सी बात है कैंपेनिंग के दौरान या इलेक्शन के वक्त की अगर बात की जाए तो इतनी खासा मेहनत कांग्रेस करती हुई नजर भी नहीं आई थी। यहां पर अगर बात की जाए कांग्रेस के मेन फेस की, यानी कि राहुल गांधी की मैनिफेस्टो हो, इलेक्शन कैंपेनिंग हो, जनसभाएं हो, किसी में वो नहीं दिखे। तो यहां पर अब ये 67 सीटों को लेकर जिस तरीके से बात सामने आ रही है, तो जाहिर है कि 0 आना बनता है फिलहाल। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस ज्यादा खुश होती नजर आ रही है। एक ही गठबंधन में होने के बावजूद लड़ाई जो है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बादली से उम्मीद थी कि कांग्रेस को एक सीट आए, लेकिन वो सीट, बादली की सीट भी बादलों में चले गई और अब 0 पर आंकड़ा थमा है। और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला भविष्य भी कांग्रेस का कहीं बादलों में ना चले जाए, कहीं वो छिप ना जाए, और उन बादलों को हटाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, खास तौर पर शीर्ष नेतृत्व के लिए। ये संदीप गोयल जी जुड़े हुए हैं। रूपाली, बिल्कुल संदीप, यहाँ पर कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले चुनावों में भी शून्य, इसमें भी शून्य। बेशक गम कोई नहीं है, अब ये अंदाजा लगाएं कि जनता अगले में भी शून्य देके हैट्रिक जो है वो मरवाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कांस्टेंट चलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस से, इस बात पर कोई जोर नहीं है कि जनता के बीच जाए, काम करे, वोट शेयरिंग जो है वो हो, वोट स्प्लिट जो है वो हो। संदीप, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। संदीप, सवाल अपना दोहराइएगा। बिल्कुल संदीप, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से पिछले चुनावों की बात की जाए कांग्रेस शून्य पर थी, कल की बात की जाए शुरुआती रुझानों में एक सीट पर आगे आ रही थी, लेकिन आते आते वो भी शून्य हो गया। अब अगले चुनावों की अगर बात की जाए तो तीसरी बार शून्य देकर जनता हैट्रिक मरवाएगी, या फिर कांग्रेस कोशिश करेगी कि जनता के बीच जाए, वोट शेयरिंग हो, वोट स्प्लिट किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं मैदान में वो भी सामने आए? देखिए बिल्कुल, अब कांग्रेस को सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से हार रही है, और ऐसे में क्या आखिर वजह रह रही है और क्या कारण है जो कांग्रेस इस तरह से 0 सीट पर सिमट गई। यानी कि एक भी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में नहीं आई और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। हालांकि ये जरूर कांग्रेस कह रही है कि वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और उसी की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है। यानी कि कुछ मार्जिन से जो है सीटों को जो है गंवाने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया है। लेकिन सवाल वही कि एक भी विधायक अब दिल्ली में कांग्रेस का बना नहीं है, लेकिन वोट प्रतिशत जरूर कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन क्या अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो फिर कांग्रेस अपना पूरा वजूद जो है खोते हुए नजर आएगी। और वहीं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी ये देखने को मिला और उनकी ओर से कहा गया कि ऐसा पहला प्रधानमंत्री बना है जिसके शासन काल में दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए जो भी राज्य हैं उसमें इस समय बीजेपी की सरकार है। तो समझना होगा कि आखिर कांग्रेस किस तरह से हादसे पर जाती हुई नजर आ रही है और क्या वजह है कि ऐसी स्थिति में जो देश की सबसे बड़ी पार्टी जो रही और इतने सालों तक उन्होंने सत्ता में बने रहने का काम किया, लेकिन आज इतिहास ना बन जाए। कांग्रेस पार्टी की एक नैतिकता होती है, जहां पर हार होती है तो उसको एक्सेप्ट करना होता है और उसकी समीक्षा करनी होती है, उसके वो लूप होल्स निकालने होते हैं जहां पर दिक्कत हुई है। लेकिन कांग्रेस इस क्षेत्र में भी बिल्कुल दूर नजर आ रही है।
प्रियंका गांधी ने जरूर एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमें हार स्वीकार है लेकिन हम इस पे मेहनत करेंगे। लेकिन जब बात प्रियंका गांधी के चेहरे की आती है तो उन्हें सामने रखा नहीं जाता, जहां पे जरूरत हो वहां पर खुद राहुल गांधी सामने आते हैं। तो ये चीजें क्या ठीक करने की जरूरत है कांग्रेस में? देखिए, सबसे बड़ी बात कांग्रेस में संगठन की एक बहुत बड़ी कमी जो है, बार बार जो कहते हुए नजर आते हैं खुद पार्टी के लीडर हो, और फिर परिवारवाद, इन तमाम चीजों में जो है कांग्रेस इस समय सिमट कर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे में अब दिल्ली का जो चुनाव हुआ है, उसके बाद में अगर हरियाणा के इस बार चुनाव की बात करूं तो हरियाणा में 2 मार्च को नगर निकाय चुनाव होने, यानी कि करीब 11 ऐसे जिले हैं जिनमें नगर निगम चुनाव होने हैं, और उनमें कांग्रेस कह चुकी है कि सिंबल पर लड़ने का काम किया जाएगा। हर पार्षद को और मेयर के जो इलेक्शन होने हैं उसमें सिंबल पर कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दिल्ली के हार के बाद हरियाणा में कैसे अपने आप को उठा पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो कांग्रेस अगर इसी तरह से हादसे पर रही तो फिर आने वाले समय में समझा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इतिहास बनकर ना रह जाए। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को अपनी लीडरशिप मजबूत करनी होगी। परिवारवाद की जो बातें लगातार विपक्ष कहता रहता है, उसको धीरे धीरे समाप्ति उसकी हो सके तो ये बहुत मुमकिन होगा। दूसरी तरफ जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक ब्लॉक लेवल और जो अलग अलग जो वार्ड में जो है अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो लगाई जाती है बीजेपी की ओर से, अगर कांग्रेस ऐसे इन चीजों में नहीं आगे बढ़ी तो फिर समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति कांग्रेस के लिए आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल आपको सुनाएंगे जब कल नतीजे निकल कर आए, प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने उस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, उनको बूस्ट किया, उनको धन्यवाद किया, और उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको जरा पहले सुनाएंगे। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था, और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दी। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए, दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल
तेजी से विकास करके चुकाएगी। साथियों, आज की ये ऐतिहासिक विजय है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, जो दिल्ली में हेडक्वार्टर में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई उसके बाद वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, दम भरा और कहा कि आने वाले समय में हमारी पार्टी को संगठन और बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना है उसको लेकर भी हमें कोशिश करनी होगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। और आपको बता दें इस वक्त बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ जो है वो सुरक्षा बलों की हुई है और यहां पर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में ये मुठभेड़ हुई है। और बाकी नक्सलियों की अगर बात की जाए तो उन्हें ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल दोनों तरफा फायरिंग जो है इसमें देखने को मिली है और ये अभी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, जहां पर 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए 12 नक्सलियों को तो मार गिराया है, लेकिन दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग जारी है, चाहे वो सेना के जवान हो या फिर उनके सामने नक्सली हो। लेकिन छत्तीसगढ़ से ये नया मामला नहीं, निरंतर ये मामले निकलकर छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आ रहे हैं। कभी 10 और कभी 12, कभी 15 नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और इसी नीति के साथ इस वक्त सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेंगे और छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के आसपास जो इलाके हैं, वहां के जो आसपास के राज्य हैं, वहां पर भी अगर नक्सलियों का डेरा बढ़ता है, नक्सली वहां पर सक्रिय होते हैं तो उनको चुन चुन के मारा जाएगा। और इस अभियान को, इस पूरे जो एक मूवमेंट चलाया गया है, इसका साफ सफाया किया जा रहा है। और अभी जो बड़ी खबर है, एक राहत की खबर है, 12 नक्सलियों को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। शंभू राही हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे छत्तीसगढ़ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शंभू से पूरी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। शंभू, क्या अपडेट है, कितने नक्सलियों को मार गिराया है और अभी क्या ताजा स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल बता जाऊंगा शीतल। देखिए जो है बीजापुर में जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 से अधिक 12 संख्या हो सकती है, 12 नक्सली जो है मारे गए हैं और अभी भी जो है मुठभेड़ जो है जारी है। आपको बताना चाहूंगा ये जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमा पर ये जो इलाका है और यहाँ पर जो है एसटीएफ के जो 6 के जवान थे वो संयुक्त टीम जो है ऑपरेशन के लिए निकली थी। तो सुबह से यह मुठभेड़ जो है नक्सलियों और जवानों के बीच जो है हो रही है। जवान जो है 3 जवान जो है घायल होने की इस पे खबर आ रही है। वहीं जो है एयर लिफ्ट करके जो है उसको लाने की तैयारी की जा रही है। और ये नक्सलियों को नेशनल पार्क एरिया में नक्सली जो है बीच जो मुठभेड़ अभी जारी है। शंभू, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद 2026 तक खत्म करना है, ये उनका कहना है। और इसी में नक्सलवाद को लेकर अगर बात की जाए तो एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले भी महिलाएं जो नक्सल थी उन्हें भी मारा गया, अब ये 12 नक्सली और मारे गए हैं। क्या लगता है जो टारगेट, जो मिशन रखा गया है वो जल्द छत्तीसगढ़ में पूरा होगा? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है गृह मंत्री अमित शाह लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जब एक बड़ी बैठक हुई थी तो उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करना है। तो कहीं न कहीं उसी ओर जो है डबल इंजन की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार है, तो भरपूर सहयोग जो है सेंट्रल से मिल रहा है, जिसके चलते जो है बड़े बड़े ऑपरेशन जो है किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लगातार जो बड़े बड़े नक्सली बड़े तादाद में मारे जा रहे हैं। हम बात करें तो लगभग 200 से अधिक की नक्सलियों की जो है वो मौत हो चुकी है मुठभेड़ में और हजारों की संख्या में जो है नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और बड़ी संख्या में हथियार जो है बरामद किए गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी जो है एक खबर है कि आने वाले 2026 में कहीं न कहीं नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन शंभू, सरकार चाहे जो भी हो, नक्सलवाद हो या आतंकवाद, वो देश के लिए खतरा है। हर किसी एंगल से वो देश के लिए बड़ा खतरा है। अब नक्सलियों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है या पिछले कुछ दिनों से इनका सर्वाइवल बढ़ रहा है, इसको जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ
और जड़ से खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में और न ज्यादा पनप जाए छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, लगातार जो है ड्रोन पॉलिसी के चलते जो है लगातार सरकार के द्वारा बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि आप सरेंडर करें और सरेंडर करके जो है आप मुख्य धारा से जुड़े ताकि आपको रोजगार मिल सके। और जो भी मुख्य धारा से जो जुड़ रहा है कहीं नक्सली, तो ये सब जो है उनको नौकरी दी जा रही है और कोशिश किया जा रहा है जो आदिवासी इलाका है जहाँ पर चढ़ा धमका करके जो नक्सलियों पर दबाव बनाया जाता है, नक्सली बनाए जाते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। शंभू हमारे साथ बने हुए थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर यूं कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और यूपी में ये फैसला क्या है ये आपको बताएंगे। गायों को लेकर सीएम योगी का ये बड़ा अहम फैसला निकलकर सामने आया है। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें, गायों के लिए बढ़ाया दैनिक भरण पोषण का जो 30 रुपए से बढ़कर उसे 50 रुपए कर दिया है। और यहाँ पर अब आपको बता दें यूपी सरकार की तरफ से ये एक और बड़ा फैसला, जहाँ पर गायों के खाने के लिए जो चारा उन्हें दिया जाता है, ये अहम फैसला उनके लिए बढ़ाया गया है। 30 रुपए से 50 रुपए कर दिया गया है। तो ये योगी सरकार को लेकर अगर बात की जाए तो ना ही सिर्फ लोगों की पर हर एक एंगल से हर एक चीज को लेकर नजर जो है योगी सरकार बनाती है और हर बार कुछ ना कुछ नया जो है वो लेकर आती है। बिल्कुल, दर्शकों को ये जानकारी बताना बेहद जरूरी है कि जहां 30 रुपए दैनिक गायों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। यानी प्रतिदिन ये रुपया 30 से बढ़ाकर 50 यानी 20 रुपए में इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, जो गायों के लिए एक बहुत आने वाले समय में जो पोषण है, जो भत्ता है, उसमें कहीं ना कहीं मजबूती मिल सकती है। सोनू यादव इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। सोनू, कितना बड़ा फैसला है और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उन्होंने गायों को लेकर ये जो राशि है, दैनिक राशि है, उसे बढ़ाने का फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए शीतल, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला है क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों की जो समस्याएं हैं वो गोवंशीय पशुओं को लेकर रहती हैं। ऐसे में तमाम गौशालाओं के जो संचालक हैं वो भी तमाम परेशानियां जो उनके सामने रहती थी आर्थिक समस्या को लेकर, ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। और जो 30 रुपए दैनिक जो मिलता था एक तरीके से उनके भरण पोषण के लिए, वो अब जो है 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। तो ऐसे में जो गाय हैं गौशाला में भी उनके लिए 30 रुपए से 50 रुपए चारा की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही जो है तमाम किसानों को गाय सुपुर्द की गई है, उनके लिए भी 1500 रुपए प्रतिमाह गाय के पालन पोषण के लिए दिए जाएगा। और इसके साथ ही इस फैसले के बाद क्या लगता है कितनी ज्यादा राहत मिलती है? क्योंकि 30 से 50 चाहे वो 20 रुपए ही बढ़ना क्यों ना हो, बहुत सहूलियत और बहुत राहत किसानों के लिए भी है और गौशाला में जो लोग गायों को चारा देते हैं या उनका पालन पोषण कर रहे हैं उनके लिए भी है। बिल्कुल, देखिए रूपाली कि जिस तरह से जो गाय हैं, तमाम गाय हमने देखा है कि गांव में घुमंतु गाय जो है उनसे किसान परेशान रहते हैं और तमाम शिकायतें, चाहे समाधान दिवस हो चाहे फिर या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो क्षेत्र में जाते हैं तो उनके सामने गोवंशीय पशुओं को लेकर एक बड़ी समस्या रहती थी। इसकी शिकायतें किसान अक्सर किया करते थे और इसको लेकर अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया, 30 रुपए से राशि बढ़ाकर 50 की है। और ऐसे में अब गौशाला जो संचालक है उनके लिए भी थोड़ा आसानी होगी क्योंकि हरे चारे की व्यवस्था भी सरकार की ओर से अलग की जाती है। और अब जो है सरकार ने एक और जो धनराशि है वो बढ़ाई है और इसके साथ ही गाय और गौपालन को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल करने पर विचार कर रही है सरकार। तो सरकार की ओर से गायों को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और ये सब जानकारी जो है वो पशु और दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी थी। और ऐसे में अब देखना है कि जहां किसान गायों को लेकर बड़ी समस्याएं किसानों के सामने रहती थी, उनसे एक बड़ी राहत किसानों को मिलेगी और जो गौशाला संचालक हैं उनके लिए भी बड़ी राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल सोनू, देखिए गाय को सनातन धर्म में एक गौ माता का एक जो वो दिया गया है, उपाधि दी गई है, उसको तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पर्सनली गायों के सामने जाकर उनको कुछ न कुछ खिलाना या फिर जब भी गोरखपुर जाते हैं तो जरूर उनको कुछ न कुछ खिला देते हैं, ये कनेक्शन बताता है कि गायों के पोषण के लिए या फिर गौ रक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से।
बिल्कुल देखिए शीतल, हमने देखा है लगातार तस्वीरें सामने आती कि जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर जाते हैं तो वो गौशाला जरूर जाते हैं, वहाँ गायों को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं। तो गौ सेवा के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी जो टीम है, हिंदू वाहिनी जो मुख्यमंत्री की टीम जो चलती है, वो गौ सेवा के लिए तत्पर रहती है। और ऐसे में एक गौ सेवा के उद्देश्य से देखिए, और फिर तमाम जो गौवंशीय पशु से किसानों को परेशानी होती थी, उस उद्देश्य से भी देखिए। ठीक है सोनू, रोकना चाहूंगा फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आतिशी ने एलजी को इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें आज आतिशी को ये इस्तीफा देना था, दिल्ली सीएम आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है और अब इसी घड़ी के बाद वो दिल्ली की सीएम नहीं रही, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ये इस्तीफा पहुंच गया है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक मुख्यमंत्री को गुजरना होता है, क्योंकि जब सरकार बदलती है, पूर्ण बहुमत किसी को मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रियाएं होंगी और इस प्रक्रिया को से गुजरते हुए अब आतिशी आगे बढ़ रही हैं। अभी अभी उन्होंने दिल्ली के एलजी के सामने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो बिल्कुल ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा गया था कि 11 बजे वो राजभवन पहुंचेगी, जहां पर उपराज्यपाल के आगे अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेगी और इस्तीफा जो है वो दे दिया है। और दूसरी तरफ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो विधायकों में मीटिंग चल रही है अगले सीएम के चेहरे को लेकर। एक तरफ अगर बात की जाए, अब आतिशी जो है पूर्व मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया है, तो नया मुख्यमंत्री उसको लेकर गहन मंथन हो रहा है। और फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल में सत्ता के आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली को अपने हाथ ले चुकी है और यहाँ पर कुर्सी जो है संभाल ली है, लेकिन कुर्सी का चेहरा कौन होगा ये अभी देखना बाकी है। तो फिलहाल दिल्ली की सीएम आतिशी ने, आपको बता दें, इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल देखिए, आज आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है और अब इस्तीफे के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली वासियों को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, नया चेहरा मिलेगा। अब वो चेहरा कौन होगा? चेहरा तो बीजेपी से ही होगा, लेकिन कौन होगा इस पर भी अभी बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अब जहां एक तरफ सियासत चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश में दुनिया का सबसे बड़ा मेला यानी महाकुंभ भी प्रयागराज के अंदर चल रहा है और ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र इस वक्त दुनिया में बन गया है, जिसमें लोग पहुंच रहे हैं, भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ ने डुबकी लगाई है। रूपाली, जब हम शुरू कर रहे थे इस महाकुंभ से पहले, जब हम खबर कर रहे थे तो सरकार ने कहा था कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन ये 42 करोड़ का आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता है तो ये 50 करोड़ का आंकड़ा भी जा सकता है। बिल्कुल शीतल, आज से ठीक एक दिन पहले यानी कल की बात करें तो अभी 1 करोड़ जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और इससे पता चलता है कि सरकार ने जो 45 करोड़ का आंकड़ा कहा था, अब खुद सरकार ने 25 से 26 दिन के बाद कह दिया कि हो सकता है 50 करोड़ तक ये श्रद्धा का सैलाब जो है वो पहुंच जाए। तो भारी संख्या में लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं, चाहे वो राजनीति से हो या बॉलीवुड जगत से हो, हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है और हर किसी के मन में श्रद्धा है। फिलहाल महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, अखाड़े जो है एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कई महामंडलेश्वर है जो वहां पर मौजूद हैं, जिसमें 42 करोड़ एक बड़ी संख्या है और 42 करोड़ श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आना, प्रयागराज में आना खुद में एक छवि जो है अलग दर्शाता है कि अगर सनातनी इकट्ठे हुए तो कितनी संख्या मिल सकती है। अनुज हनुमत सीधे इस वक्त महाकुंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अनुज का रुख करना चाहूंगा। अनुज, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लगातार मैदान पर हैं, जमीन पर डटे हुए हैं और जिस दिन से यह महाकुंभ शुरू हुआ था अनुज, उस समय से आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि आप वहां पर डटे हुए हैं और आगे जितना भी ये महाकुंभ चलेगा आप डटे रहेंगे। अनुज, आज की तस्वीर क्या है और किस तरह से इस दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ में लोग अभी भी वहां पर उमड़ रहे हैं? जी, अभी की तस्वीर शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। टेलीविजन स्क्रीन पर जेके न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये वो भीड़ है जिन्होंने अमृत स्नान नहीं किया, जो इंतजार में थे कि अमृत स्नान के बाद वो स्नान करेंगे। जिस तरह से मौनी अमावस्या की घटना हुई थी, उसके बाद जो खबरें आई थी टेलीविजन स्क्रीन पर,
उसके बाद लोग काफी परेशान हुए थे। लोगों ने ये सोचा कि जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, उसके बाद वो स्नान करने आएंगे, और यही कारण था कि बीच में 2-3 दिन जब तस्वीरें खाली स्थानों की आने लगी, ये जो परमिशन थी गाड़ियों की वो जारी कर दी गई, पुनः जो प्रोटोकॉल थे वो खोल दिए गए, तो लोगों को उम्मीद जगी कि एक बार फिर दर्शन करने आएंगे वो। लेकिन अब जो हालात हो गए हैं शीतल यहाँ पे, कि जो भी प्रोटोकॉल है एक बार फिर सबको रद्द कर दिया गया है, गाड़ियां बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और लगभग जो मेला क्षेत्र है वो नो व्हीकल जोन में तब्दील हो गया है, क्योंकि उम्मीद से अधिक भीड़ आ गई है। ये वो भीड़ है जो माघ के महीने में स्नान करना चाहती है, और इस भीड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल जब 27वां दिन था कुंभ का, तब लगभग 1 करोड़ से अधिक, 1.25 करोड़ के लगभग लोगों ने स्नान किया था, और आज भी ये कतार टूट नहीं रही है, लगातार लोग स्नान कर रहे हैं, और आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि महज कुछ दिन रह गए हैं जब माघ का ये महीना समाप्त होगा। इसलिए लोगों में दुगुना जोश है, लोग कई किलोमीटर चल रहे हैं। फिलहाल एक समस्या देखने में आ रही है, वो ये कि आधे से अधिक पांटून पुल बंद किए गए हैं। लोगों की ये समझ में फिलहाल कई दिनों से नहीं आ रहा कि क्यों ये पुल बंद किए जाते हैं, क्यों इतनी समस्याएं होती है। फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार भीड़ को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि घुमाया जा रहा है, जिससे कि एक जगह पे भीड़ ना एकत्रित हो। अनुज, यहाँ पर एक बात ये भी है कि जिस तरीके से लगातार आप पहले दिन से बने हैं और अभी तक आपने हर क्षेत्र के, चाहे वो विश्व के लोग हो, देखे हो, तो किस तरीके का संदेश उनके द्वारा दिया गया, कितना आनंद जो है लोग उठा रहे, क्योंकि करोड़ों की भीड़ कम नहीं होती, और उसमें अपने आप को आगे रख के संगम का साक्षी बनना एक बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, पिछले लगभग 1 महीने का समय हो रहा है। देश ही नहीं विदेश के बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे परिवार देखे गए जो सनातन धर्म में डूबे नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप यहाँ पर खड़े होकर के योगी सरकार की बुराई करेंगे, अगर आप यहाँ की व्यवस्थाओं की बुराई करेंगे, तो अपने आप आपको सैकड़ों लोग घेर लेंगे और कहेंगे कि हम पैदल चल रहे हैं, जब हमें समस्या नहीं है तो आप क्यों बुराई कर रहे हैं। जब एक परिवार का छोटा सा आयोजन संभालना मुश्किल पड़ता है, ऐसे में सरकार को सिर्फ दोषी देना उचित नहीं है। ये आयोजन हमारा है। अनुज, उसकी एग्जाम्पल शायद हमने उस दिन देख ली होगी जब मौनी अमावस्या के दिन वो हादसा हुआ था, तो आंसू जो है योगी जी के आंखों में भी थे। तो व्यवस्थाएं जो उनकी तरफ से की गई है, दी बेस्ट दी गई है। अगर ऐसी चीज सामने आती भी है तो उसमें उसको वापस ठीक करना और आंकड़ा जो बढ़ सकता था उसे बहुत कम में समेट के रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है सरकार की। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो घटनाएं होती हैं वो इतनी बड़ी भीड़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ गंगे का ऐसा आशीर्वाद है कि उस एक घटना के बाद, उस एक प्राकृतिक नेचुरल घटना कहते हैं, या उसमें जो जांच चल रही है उसमें ये भी सामने आने वाला है कि हो सकता है कुछ अराजक तत्व रहे हो जिनका एक कार्य रहा हो। ये सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन रूपाली, यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं कि सीएम योगी लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। वो जरूर ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अनुज जिस वक्त बने हुए थे। फिलहाल एक और बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया है। देखिए, दिल्ली विधानसभा को भंग किया है, उपराज्यपाल ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है, नोटिफिकेशन आ गई है, और नई सरकार बनने के पहले संवैधानिक बदलाव हुआ है। देखिए, हर जगह ये होता है। और अब ये बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा को भंग किया गया, और अगले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के बाद जो कार्यकाल है वो भी शुरू होगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल एक के बाद एक संवैधानिक प्रक्रिया जो है पूरी हो रही है, जिसमें पहले इस्तीफा और अब उपराज्यपाल के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।